गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और एग्जाम के अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज से पहले हमने चैप्टर 13 तक वीवीआई ऑब्जेक्टिव रबिश बायोलॉजी क्लास पर करवा दिए हैं और आप लोग उसमें बहुत अच्छे प्यार दिए। उसी के उपरांत आज ये चैप्टर 14 यानी यूनिट 5 के सेकेंड चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है पारितंत्र या फिर इकोसिस्टम। इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष बिहार बोर्ड में 4 से 5 प्रश्न पूछता है। यदि आप मेरे साथ बने रहते हैं लास्ट तक इस वीडियो में, आपका 4 से 5 मार्क्स सुनिश्चित हो जाएगा। चलिए ज्यादा समय आपका व्यर्थ नहीं करते हैं, सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिए, बाघ उपभोक्ता है। अब देखिए, बाघ जो होता है एक प्रकार के मांसाहारी जीव होता है। ये प्रथम शाकाहारी जीव को भी खाते जैसे हिरण, और ये कुछ मांसाहारी यानी कि द्वितीय उपभोक्ता को भी खाते हैं, इसलिए इसे तृतीय उपभोक्ता के श्रेणी में रखा जाता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन आएगा? तो जो हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण इत्यादि हो सकता है। अब द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आएगा? जो शाकाहारी जंतु को खाता है उसको द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे बिल्ली, कुत्ता, मेढक, ये सभी द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अब तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत वो आते हैं जो अपना भोजन के लिए प्राथमिक या द्वितीय उपभोक्ता को खा सकते हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता, ये सभी तृतीय उपभोक्ता के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब ऑप्शन देखिए, प्रथम श्रेणी का नहीं, प्रथम श्रेणी के जो हरे पेड़ पौधे को खाते हैं वो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय श्रेणी जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहता है उसको द्वितीय श्रेणी कहते हैं, और तृतीय श्रेणी यानी कि बाघ जो होता है तृतीय श्रेणी के अंतर्गत यानी कि तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। द्वितीय उपभोक्ता किससे संबंधित होता है? अब देखिए, द्वितीय उपभोक्ता जो होता है ये मांसाहारी होता है, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है ये शाकाहारी होता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, टिड्डा जिसे ग्रास होपर भी कहते हैं आप लोग, वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। और द्वितीय उपभोक्ता जो होता है ये मांसाहारी होता है, जैसे बिल्ली हो सकता है, मेढक हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, इटीसी हो सकता है। ऑप्शन देख लीजिए, तो द्वितीय उपभोक्ता संबंधित है ये मांसाहारी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, खाद्य श्रृंखलाओं में ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम किसने दिया था? अब देखिए, 1942 ईस्वी में लिंडमान नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऊर्जा के 10% नियम प्रस्तुत किए थे। इसमें उन्होंने बताए थे कि पेड़ पौधा जो होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सौर ऊर्जा से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, और सबसे अधिक ऊर्जा यानी कि जो भी प्राप्त ऊर्जा होता है उसका 90% स्वयं खर्च करते हैं, और शेष 10% ऊर्जा अगले पोषी स्तर में भेज देते हैं। ऑप्शन देखिए, ये टेंसले जो थे ये 1935 ईस्वी में इकोलॉजी शब्द दिए थे, और लिंडमान जो थे ये ऊर्जा के 10% नियम प्रस्तुत किए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक आबादी किसकी होती है? अब देखिए, खाद्य श्रृंखला के शुरुआत जो होता है कि आरंभ जो होता है ये उत्पादकों से होता है। उत्पादक कौन होता है? तो जो प्रकाश संश्लेषी होता है, जैसे सभी हरे पेड़ पौधे और शैवाल, ये सभी होते हैं
उत्पादक होते हैं, और हमेशा खाद्य श्रृंखला का आरंभ जो होता है ये उत्पादक से होता है, और सबसे अधिक ऊर्जा भी इसी के पास होता है। इसलिए खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक आबादी जो होगा ये उत्पादकों की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उष्णकटिबंधीय सघन वनों का कारण है। अब देखिए उष्णकटिबंधीय में यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, तापमान भी अधिक पाया जाता है, इसलिए वहां पर वनों सघन होता है। देख लीजिए ऐसा ऑप्शन, कम वर्षा एवं कम तापमान ये नहीं हो सकता, अधिक वर्षा हाँ और कम तापमान नहीं, कम वर्षा एवं अधिक तापमान नहीं। डी नंबर देखिए अधिक वर्षा और अधिक तापमान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक है। अब देखिए सल्फर जो होता है सबसे अधिक अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, वायुमंडल में हाँ पाया जाता है लेकिन कम मात्रा में पाया जाता है, महासागरों में भी पाया जाता है लेकिन कम मात्रा। यहाँ पूछ रहा सबसे अधिक, सबसे बड़ा संग्राहक होता है, यानी कि सबसे अधिक सल्फर किसके पास होता है, वो चट्टानों के पास होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। देखिए पादपों में सर्वाधिक संख्या में कार्बन पाया जाता है, क्योंकि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण के समय वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करते हैं, और इसमें सबसे अधिक कार्बन ही पाया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, आयरन, कार्बन, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। अब देखिए 1927 ईस्वी में चार्ल्स एल्टन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पिरामिड प्रस्तुत किए थे। इसमें उन्होंने पिरामिड के आधारीय भाग में उत्पादक को रखा और घटते क्रम में उपभोक्ता को सजाया था। अब यहाँ पर पूछ रहा है संख्या का पिरामिड होता है, तो पिरामिड भी होता है 3 प्रकार के, एक होता है संख्या का पिरामिड, एक होता है जय भार का पिरामिड, और एक होता है ऊर्जा का पिरामिड। यहाँ पर संख्या का पिरामिड पूछ रहा है। संख्या का पिरामिड जो होता है ये सीधा होता है, क्योंकि घास स्थलीय में पूछ रहा है, तो घास स्थलीय में देखिएगा सबसे अधिक उत्पादक होता है, फिर घटते क्रम में उपभोक्ता, प्राइमरी उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता होता है। तो यहाँ पर पिरामिड जो होगा संख्या का ये सीधा होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ए में ही दिया है, यानी ए राइट आंसर है। अब कह रहा अपघटक होते हैं। अपघटक के अंतर्गत कवक और जीवाणु आते हैं, यानी बैक्टीरिया कह सकते हैं। ये सड़े गले पेड़ पौधे या मृत जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अब देख लीजिए किसके अंतर्गत आएगा, स्वपोषी हरे पेड़ पौधा, स्वतः विषम पोषी नहीं, आश्रित पोषी, डी देखिए इधर। अब देखिए इस ऑप्शन के अनुसार हम अपघटक को विषम पोषी के अंतर्गत रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 10 नंबर देखिए, जीरोफाइट रखते हैं। तो जीरोफाइट जो होता है मरुस्थलीय पौधे होते हैं, इसमें रंध्र छिपे होते हैं, जड़ गहरे होते हैं और क्यूटिकल तना होते हैं, यानी कि मोटी क्यूटिकल होते हैं, जिससे क्या होता है इन पौधे में पानी की हानि बहुत कम होता है। और जीरोफाइट प्लांट जो होते हैं मुख्य रूप से नागफनी, कैक्टस जैसे होते हैं, और इन पौधे के पत्तियां जो होते हैं कांटे में रूपांतरित हो जाते हैं। ऑप्शन देखिए, गहरे जड़ ये भी होते हैं, छिपे हुए रंध्र भी होते हैं, मोटी क्यूटिकल भी होता है, यानी कि उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, सबसे बड़ा पारितंत्र है। अब देखिए पृथ्वी का भूभाग जो है लगभग 71% महासागरों से
घिरा होता है, इसलिए सबसे बड़ा पारितंत्र जो होगा यहाँ पर समुद्री पारितंत्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किसी आहार श्रृंखला में सामान्यता प्रथम जीव को कहते हैं। अब देखिए, किसी भी आहार श्रृंखला का शुरुआत जो होता है ये हमेशा उत्पादक से ही शुरू होता है, यानी कि जो पोषण उत्पन्न करने का मुख्य स्रोत होता है। तो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ये उत्पादक कहलाते हैं, और उत्पादक से ही हमेशा आहार श्रृंखला की शुरुआत होती है। ऑप्शन देख लीजिए, प्रथम जीव को हम उत्पादक कहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? ये प्रीवियस ईयर 2020 में पूछा जा चुका है, आशा है इस बार आने की संभावना है। ये पूछ रहा है कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता, क्योंकि ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है ये सूर्य से उत्पादक की ओर, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता की ओर होता है। इसलिए ऊर्जा का पिरामिड जो होता है ये हमेशा सीधा होता है, ये कभी उल्टा नहीं हो सकता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऊर्जा का पिरामिड, हाँ ये नंबर ही राइट आंसर है। इकोलॉजी संबंधित है। अब देखिए, इकोलॉजी कहिए या फिर पारिस्थितिक तंत्र कहिए, चाहे पारितंत्र कहिए, इसके अंतर्गत जैविक एवं अजैविक घटकों का अध्ययन किया जाता है। अब जैविक घटक के अंतर्गत सभी सजीव आते हैं, और अजैविक घटक के अंतर्गत वैसे निर्जीव आते हैं जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जैसे ताप हो सकता है, सूर्य प्रकाश हो सकता है, जल हो सकता है, मृदा हो सकता है, ये सभी अजैविक घटक होता है। इसके अंतर्गत हम सजीव और निर्जीवों के बारे में या फिर पर्यावरण से संबंधित अध्ययन करते हैं। ऑप्शन देखिए, पृथ्वी एवं उपग्रह से नहीं, जीवधारियों एवं उनके पर्यावरण के बीच संबंधों से, यानी कि इकोलॉजी के अंतर्गत जीवधारियों एवं उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। शाकाहारी कीट को खाने वाला मेढक होता है। अब देखिए, शाकाहारी कीट यानी कि ग्रास होपर कहिए या फिर टिड्डा कहिए, ये टिड्डा जो होता है उत्पादक यानी कि घास को खाता है। तो जो घास को खाने वाला होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। फिर जो ये टिड्डा को खाने वाला होता है जैसे मेढक, ये हो सकता है द्वितीयक उपभोक्ता। देख लीजिए ऑप्शन, प्राथमिक उपभोक्ता तो होता है जो घास को खाता है जैसे टिड्डा। अब द्वितीयक उपभोक्ता जो शाकाहारी जंतु को खाता है, जैसे यहाँ पर टिड्डा की चर्चा कर रहा है तो कीटों कहिए, तो कीट को मेढक खाता है, तो मेढक जो हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब प्रश्न संख्या 16 देखिए, जीवाणु एवं कवक होते हैं। जीवाणु और कवक जो होते हैं ये अपघटक होते हैं, क्योंकि ये सड़े गले पेड़ पौधे एवं मृत जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी में ही दे रखा अपघटक, यानी राइट आंसर डी है। इनमें कौन तालाबी पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर कार्य करता है? एक से अधिक तालाबी पारिस्थितिक तंत्र में कार्य करने के काम करता है ये मछली होता है, क्योंकि मछली जो होता है कभी कभी ये शाकाहारी कीट को भी खाते हैं और बड़ी मछली कभी छोटी मछली को भी खाते हैं, इसलिए ये अलग अलग स्तरों पर हो सकते हैं। तो देख लीजिए, मेढक नहीं, फाइटोप्लैंक्टन और ऑप्शन सी में देखिए मछली दे रखा, ये अलग अलग स्तरों पर हो सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है।
घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ग्रास होपर है। अब ग्रास होपर को ही हम टिड्डा कहते हैं। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में टिड्डा जो होता है ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है, क्योंकि ये हरे पेड़ पौधे पर अपना भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। तो देख लीजिए उत्पादक, हाँ उत्पादक जो होता है ये घास होता है, हरे पेड़ पौधे होते हैं, और ग्रास होपर जो होता है ये प्राथमिक उपभोक्ता होते। ऑप्शन बी राइट आंसर है। पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। अब देखिए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसके लिए 1942 ईस्वी में लिंडमान नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऊर्जा प्रवाह का नियम दिए थे। इसमें उन्होंने बताए थे कि हरे पेड़ पौधे सूर्य से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, फिर प्राप्त ऊर्जा का 90% स्वयं खर्च करते हैं और शेष 10% अगले पोषी स्तर में भेज देते। इसी प्रकार आगे भी स्थानांतरण होते रहता, यानी कि ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है ये हमेशा एक दिशीय होता, क्योंकि दोबारा लौटकर ये नहीं आ सकता है। ऊर्जा का स्थानांतरण यानी कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यानी ये राइट आंसर है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है सूर्य प्रकाश होता है। ऑप्शन देखिए हरे पेड़ पौधे सूर्य यानी कि बी राइट आंसर है। खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा जब हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश से संश्लेषण विधि के द्वारा ग्रहण करते हैं, सबसे अधिक ऊर्जा जो होता है खाद्य श्रृंखला में ये हरे पेड़ पौधे यानी कि उत्पादक के पास होता है। ऑप्शन देखिए ए में ही उत्पादक यानी ए राइट आंसर है। पारिस्थितिकी पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? अब देखिए यह प्रकार पारिस्थितिक पिरामिड किसने प्रस्तावित किए थे? 1927 ईस्वी में चार्ल्स एल्टन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पारिस्थितिक पिरामिड प्रस्तुत किए थे। इसके आधारीय भाग में उत्पादक को रखे और फिर घटते क्रम में उपभोक्ता को सजाए थे। ऑप्शन देख लिए चार्ल्स एल्टन, ए ही राइट आंसर है। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा होती है। अभी पीछे भी रिपीट किए थे, ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% होता है। ऑप्शन देखिए 5%, 10% यानी कि बी राइट आंसर है। एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे जो होते हैं ये उत्पादक होते हैं। ऑप्शन देखिए आसान प्रश्न है ये सब, ये राइट आंसर है। मारिए निम्न में से कौन सी सही आहार श्रृंखला है? ये बहुत ही आसान प्रश्न है और इसे रिपीट भी करते रहता है बिहार बोर्ड। देख लीजिए, तो घास के कभी गेहूं और आम कभी खा नहीं सकता, घास के बकरी खा सकता और बकरी को शेर खा सकता, नहीं ऑप्शन बी राइट आंसर है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है, यानी इकोलॉजी शब्द थे 1935 ईस्वी में एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किए थे यानी कि दिए थे। ऑप्शन देख लीजिए गार्डनर को, ओडम को, टेंसले यानी कि एजी टेंसले ही दिए थे। सी नंबर राइट आंसर है। अब प्रश्न संख्या 27 देखिए, द्वितीयक उत्पादकता संबंधित है। अब देखिए द्वितीयक उत्पादकता जो होता है शाकाहारी, यहाँ पर देखिए ऐसे प्राथमिक उत्पादकता यानी कि हरे पेड़ पौधा होता है,
अब हरे पेड़ पौधे को जो खाने वाला होगा उसको आप द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि जो शाकाहारी जंतु होता है ये प्राथमिक उत्पादकता को खाकर ऊर्जा को ग्रहण करता है, इसीलिए शाकाहारी जो संबंधित होगा वे द्वितीयक उत्पादकता से हो सकता है। ऑप्शन दिखाइए। एक आ रहा उत्पादक नहीं शाकाहारी, यहाँ पर द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित जो होगा ये शाकाहारी जंतु हो सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? ये सवाल हम बार बार रिपीट जानकर करें क्योंकि ये बिहार बोर्ड में इस बार टपकने वाली सवाल है। ड्रोसेरा और नेपथिन जो होता है ये कीटभक्षी पौधे होते हैं, क्योंकि ये पौधे की करते हैं कीट को इसलिए खाते हैं क्योंकि उससे नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं और अपना वृद्धि विकास करते हैं। तो ए भी ड्रोसेरा है और नेपथिन यानी कि बी भी है नेपथिन, ये भी कीटभक्षी है और ड्रोसेरा भी कीटभक्षी है, यानी सी नंबर राइट आंसर है। अपघटक कैसे होते हैं? अपघटक के अंतर्गत कवक और जीवाणु आते हैं। ये अपना पोषण जो होता है सड़े गले पेड़ पौधे और मृत जंतुओं से ग्रहण करते हैं, इसलिए इसको परपोषक भी कह सकते हैं। ऑप्शन देखिए कहाँ है परपोषक, ऑप्शन सी राइट आंसर है। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं है, अब देखिए वैसा पादप जो जलीय वातावरण में पाए जाते हैं उसे जलोदभिद पादप कहा जाता है। जैसे कमल हो सकता है, जैसे ट्रापा हो सकता है, वेलेसिनेरिया हो सकता है, हाइड्रिला हो सकता है, ये सभी जलीय पादप होता है। और बबूल, नागफनी, कैक्टस ये सभी जलीय पादप नहीं होता है। ऑप्शन देखिए, एक आ रहा हाइड्रिला, ट्रापा, शिखरा, निलंबो और डी का रहा बबूल। ये बबूल जो होता है एक स्थलीय पादप होता है, ये जल में नहीं पाया जाता, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। आज का ये लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं आपका जो 4 से 5 मार्क्स है वो सुनिश्चित हो जाएगा। हम अधिक प्रश्न इसलिए नहीं लाते हैं क्योंकि आपका समय हम व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अन्य सब्जेक्ट भी होता है, केवल एक ही सब्जेक्ट से अच्छा नंबर नहीं आता है, इसीलिए उतना ही सवाल लाया जाता है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो। फालतू का सवाल लाके आपके साथ हम समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। धन्यवाद।